मूवी की शुरुआत में हम 1954 के समय में बॉस्टन हार्बर नाम की एक जगह पर एडवर्ड और चक को देखते हैं, जो वहां से शटर आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं, जहां पर उन्हें एश क्लिफ नाम के हॉस्पिटल में गायब हुई एक महिला के बारे में छानबीन करना था। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि पिछले 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शख्स इस हॉस्पिटल से गायब हुआ है। दरअसल इस हॉस्पिटल में दिमागी रूप से अस्थिर लोगों को रखा जाता है। और अब हॉस्पिटल पहुंचकर वो डॉक्टर कॉली से मिलते हैं, जो उन दोनों को इस हॉस्पिटल से भागी हुई महिला नेम रेचल के बारे में बताता है कि उसका पति जो एक सैनिक था वो जंग के दौरान मारा गया, जिस वजह से रेचल दिमागी रूप से अस्थिर हो गई, जिसके बाद वो काफी अजीब सी हरकतें करने लगी। लेकिन अब तो तब हो गई जब एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को घर के पीछे बने तालाब में डुबाकर मार दिया, जिसके बाद रेचल को इस हॉस्पिटल में लाया गया। पर यहाँ भी हम सब उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे। वो आगे ये भी शेयर करते हैं कि रेचल को ये लगने लगा कि ये हॉस्पिटल उसी का घर है, जिस वजह से वो यहाँ पर रहे कुछ लोगों को अपने मरे हुए बच्चे मानने लगी। जो जानने के बाद एडवर्ड और चक उसके कमरे में जाते हैं, जहाँ एडवर्ड उस कमरे को काफी सावधानी से चेक करता है और तभी उसे वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें किसी कैदी नंबर 67 के बारे में लिखा होता है, जिस पर फिर एडवर्ड डॉक्टर कॉली से इस बारे में सवाल करता है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब एडवर्ड रेचल के आसपास रह रहे मरीजों और वहाँ पर काम करने वाले लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी उसके सवालों का ठीक से जवाब नहीं देता। जिसके बाद एडवर्ड और चक वापस से डॉक्टर कॉली के पास जाते हैं, जहाँ कॉली उन्हें रेचल के डॉक्टर के बारे में बताता है, जो छुट्टी पर गए हुए हैं, और उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर श्रीन होता है। अब इस पर एडवर्ड कॉली से श्रीन के जाने की तारीख पूछता है, जो ठीक रेचल के गायब होने के अगले दिन ही होती है, जिससे एडवर्ड को श्रीन पर शक होने लगता है। इधर अब कॉली उन्हें अपने हॉस्पिटल के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलवाने जाता है, जिनका नाम जेरेमी होता है। और अब रास्ते में कॉली जब एडवर्ड को जेरेमी के बारे में बता ही रहा होता है, तो उसे सुन एडवर्ड थोड़ा पक्षपाती हो जाता है, क्योंकि एडवर्ड ने नाजी के खिलाफ जंग लड़ी होती है, जबकि जेरेमी जर्मनी से बिलोंग करता है। इसलिए एडवर्ड जेरेमी से मिलने पर उनसे काफी बुरे तरीके से बात करता है, जो बातें जेरेमी महसूस कर लेते हैं, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब जब रात में एडवर्ड सो रहा होता है, तो उसे अपनी पत्नी का सपना आता है, जिसमें वो अपनी पत्नी को घर में आग लगने के कारण जलकर मरता हुआ देखता है। और फिर तभी उसका सपना टूट जाता है, जिससे वो अचानक में ही जग जाता है। दरअसल उसके पत्नी की कहानी ये है कि उसकी मौत इसी तरह हुई थी। वहीं अब रेचल के बारे में कोई भी सबूत ना मिलने की वजह से एडवर्ड और चक वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें कुछ दिन और इस आइलैंड पर रुकना पड़ता है। इसलिए वो वापस से अपनी जांच को जारी रखते हैं। जिस बीच एडवर्ड रेचल के कमरे के बगल में रह रही महिला से बात करता है, जहाँ एडवर्ड उससे किसी एंड्रयू के बारे में पूछता है, जिस पर वो महिला ऐसे किसी भी शख्स को जानने से इनकार कर देती है। पर जाते समय एडवर्ड की डायरी में कुछ लिखकर वहाँ से चली जाती है। इधर जब एडवर्ड अपनी डायरी देखता है, तो उसमें रन लिखा होता है, यानी कि वो एडवर्ड को इस जगह से भागने के लिए कह रही है। पर फिर भी एडवर्ड इसे इग्नोर करके चक से किसी एंड्रयू नाम के शख्स के बारे में पूछता है, जिस पर चक बताता है कि ये वही शख्स है जिसने तुम्हारे घर में आग लगाई थी, और वो ऐसा बहुत से लोगों के साथ कर चुका था, जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। और आखिर में उन्हें ये पता चला कि एंड्रयू से ये सारे काम एक आत्मा करवा रही है। इसलिए फिर पुलिस वालों ने उसे पागल समझकर इस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। जो जानने के बाद अब एडवर्ड पूरे हॉस्पिटल में एंड्रयू को ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। अब इस पर एडवर्ड को लगता है कि शायद इस हॉस्पिटल के मरीजों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस वजह से बड़े रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो रहे हैं। इसलिए अब इस बात की पुष्टि करने के लिए एडवर्ड डॉक्टर कॉली के पास जाकर उनसे एंड्रयू और पेशेंट नंबर 67 के बारे में पूछता है, जिस पर डॉक्टर कॉली उसके बातों का जवाब ना देते हुए ये बताते हैं कि रेचल उन्हें वापस मिल चुकी है। इसलिए अब एडवर्ड का इस जगह पर काम खत्म हो गया है, और अब वो चक के साथ मौसम ठीक होते यहाँ से जा सकते हैं। पर इस बात से एडवर्ड आश्चर्यचकित रह जाता है, इसलिए वो रेचल से मिलने के लिए उसके पास जाता है। अब एडवर्ड रेचल से उसके बारे में पूछता है, पर रेचल उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, जिस वजह से उसे ये लगने लगता है कि यहाँ पर सच में कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस कारण ही रेचल को कुछ याद नहीं है।
अब इसके ठीक बाद वो उस पूरी जगह को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है, जहाँ घूमते हुए वो हॉस्पिटल के एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है और फिर वहाँ उसे किसी के होने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही उस तरफ जाता है तो एडवर्ड को वहाँ जॉर्ज नाम का एक शख्स मिलता है, जिसे देखते ही एडवर्ड उसे पहचान जाता है। अब एडवर्ड उसे कैसे जानता है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं जॉर्ज बताता है कि एंड्रयू को इस जगह पर लाने के कुछ ही दिनों बाद मुझे भी यहाँ ले आया गया और मुझ पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए गए और अब मुझे आखिरी बार एक्सपेरिमेंट में ले जाया जा रहा है, जिससे मैं अपने पास के बारे में सब कुछ भूल जाऊंगा। इस पर फिर एडवर्ड जॉर्ज से एक्सपेरिमेंट वाली जगह के बारे में पूछता है, जिस पर जॉर्ज उसे आयरन के बाहर बने हुए लाइट हाउस के बारे में बताता है। इसलिए अब एडवर्ड चक को लेकर उस जगह की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो चक से एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और शायद यही वजह कि रेचल उनकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी, जो जानकर चक बिल्कुल शॉक रह जाता है और अब वो एडवर्ड को डॉक्टर कॉली के पास चलकर इस बात की पुष्टि करने को कहता है। लेकिन एडवर्ड उसकी बात नहीं मानता और उसे छोड़कर अकेले ही लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है। अब आगे जाने पर उसे ये पता चलता है कि अब तो रास्ता ही खत्म हो चुका है, इसलिए वो वापस से चक के पास जाने लगता है, पर उसे चक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता और तभी उसकी नजर नीचे समुद्र की तरफ जाती है, जहाँ वो चक को ऊंचाई से गिरकर मरा हुआ देखता है। इस पर अब वो उसकी लाश को देखने के लिए नीचे जाने लगता है, लेकिन उसके नीचे पहुंचने से पहले ही समुद्र की लहरें चक को अपने साथ समुद्र में लेकर चली जाती है, जिस वजह से एडवर्ड अब दुखी हो जाता है। पर तभी उसके मन में ये बात आती है कि शायद डॉक्टर कॉली और डॉक्टर जेरेमी ही मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने चक को मरवा दिया और अब वो इसी तरह मुझे भी मरवा देंगे। जिसके बाद अब एडवर्ड वापस से ऊपर चढ़ने लगता है, जहाँ कुछ दूर पर उसे गुफा दिखाई देती है, जिसमें से कुछ रोशनी और आवाजें आ रही होती है, जिसमें एडवर्ड बिना सोचे समझे ही चला जाता है। अब वहाँ उसे एक महिला दिखाई देती है जो काफी दिनों से इसी गुफा में रह रही होती है और अब एडवर्ड को उस महिला से ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि रेचल ही है, जो हॉस्पिटल से गायब हुई थी। यानी कि जो महिला हॉस्पिटल में है वो रेचल होने का दिखावा कर रही है। वहीं रेचल उसे ये रिवील करती है कि मैं इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थी जो याददाश्त मिटाने वाले तरीके के सख्त खिलाफ थी, जिस कारण मुझे पागल करार करके उल्टा मेरे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था, जिस वजह से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली और तब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। जिस पर फिर एडवर्ड रेचल को पूरा विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक करके जल्द से जल्द रेचल को यहाँ से रिहा करवाएगा। जिसके बाद वो वापस से लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है, जहाँ पहुँचते ही उसे डॉक्टर कॉली दिखाई देते हैं, जो उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ एडवर्ड कॉली को चक के मरने का जिम्मेदार बताता है। जिसके बाद इस मूवी का सबसे रोमांचक और आश्चर्यचकित कर देने वाला मोड़ आता है, क्योंकि डॉक्टर कॉली एडवर्ड को ब्लैक बोर्ड पर कुछ नाम दिखाकर बताते हैं कि तुम्हारा असली नाम एडवर्ड नहीं बल्कि एंड्रयू है और रेचल का असली नाम डॉलरेस है, जो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी ही है। और उसके कमरे में जो पर्ची मिली थी जिसमें पेशेंट नंबर 67 लिखा हुआ था, वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। जिससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि एंड्रयू की पत्नी डॉलरेस मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और एंड्रयू के जंग में होने की वजह से वो ये बात सबसे छिपा रही थी, जिसके कारण उसकी हालत और खराब होती चली गई, जिस कारण से उसने अपने तीनों बच्चों को तालाब में डुबाकर मार दिया। और जैसे ही एंड्रयू को ये बात पता चली तो उसने गुस्से में आकर डॉलरेस को गोली मार दी, जिसके बाद वो भी मानसिक तौर से बीमार रहने लगा और इसीलिए उसे इस आइलैंड पर लाया गया। और एंड्रयू को डॉक्टर कॉली की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे झूठा और मक्कार कहता है। इसलिए अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर कॉली उसे उसकी रिपोर्ट और इस हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले कागज दिखाते हैं, जिसके मुताबिक वो पिछले 3 साल से इसी हॉस्पिटल में रह रहा है। लेकिन अब भी एंड्रयू इस बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए अब डॉक्टर कॉली वहाँ पर चक को बुलाते हैं, जो अब भी जिंदा होता है, क्योंकि चक भी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर श्रीन ही होती है। अब डॉक्टर श्रीन भी एंड्रयू को उसके पास के बारे में कई बातें याद दिलाने लगती है, जिसमें कि वो कैसे इस हॉस्पिटल तक आया और कैसे उसका केस डॉक्टर श्रीन को मिला। लेकिन एंड्रयू को कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए वो गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर डॉक्टर कॉली पर गोली चला देता है। और अब यहाँ एंड्रयू को ये लगता है कि वो गोली डॉक्टर कॉली को लग चुकी है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
बल्कि ये सब एंड्रू का एक वहम निकलता है। और साथ ही साथ अब तक हमने जितना भी एंड्रू को एडवर्ड के रूप में देखा वो सब एक वहम ही था, और ये वहम सिर्फ एडवर्ड को ही हो रहा था। और यही कारण था कि जब वो वहाँ पर मरीजों से रेचल के बारे में पूछताछ कर रहा होता है तो कोई भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। और इसी के साथ चक का मरना और रेचल का गुफा में मिलना ये सभी उसका वहम ही था, क्योंकि ऐसा कुछ असलियत में कभी हुआ ही नहीं, बल्कि एंड्रू अपने एक अलग ही दुनिया में रहने लगा था, जिसकी वजह से उसे ये सब महसूस हो रहा था। लेकिन अब भी एंड्रू उन दोनों की बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। इसलिए अब चक यानी कि डॉक्टर श्रीन उसे उसके कमरे में लेकर आते हैं, जो कमरा नंबर 67 ही होता है। अब अगले दिन जब डॉक्टर कॉली एंड्रू से मिलने जाते हैं तो वो उसे उसके पास के बारे में वापस से काफी सारी बातें बताने लगते हैं। और अब यहाँ में ये पता चलता है कि डॉक्टर कॉली काफी अच्छे डॉक्टर हैं, जो अपने मरीजों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, और वो किसी भी मशीन का प्रयोग जल्दी नहीं करते जिससे उनके मरीजों को दर्द सहना पड़े। और तभी एंड्रू को उसके पास के बारे में धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है, जिससे अब वो खुद ब खुद इस पूरी जगह को वापस से पहचानने लगता है। और यही वजह है कि उसने जॉर्ज को पहचान लिया था, क्योंकि वो काफी समय से यहाँ रह रहा है। वहीं अब डॉक्टर कॉली इस बात से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि एंड्रू की याददाश्त 7 महीनों बाद वापस आई है, जिससे अब एंड्रू सभी को पहचानने लगता है। अब अगले दिन एंड्रू एक जगह पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है, पर तभी वहाँ डॉक्टर श्रीन आती है, जिनको देखते ही एंड्रू उन्हें वापस से चक बुलाने लगता है और फिर उसे इस आइलैंड से भागने के लिए कहता है। जो सुनकर डॉक्टर श्रीन उदास होते हुए डॉक्टर कॉली के पास जाते हैं और उन्हें एंड्रू की पुरानी याद मिटा देने के लिए कहते हैं, ताकि वो अपने पुराने गम और गुनाहों को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। इसलिए डॉक्टर कॉली अपने दिल पर पत्थर रखते हुए एंड्रू की याददाश्त मिटाने का आदेश दे देते हैं। इसलिए अब कुछ लोग एंड्रू को ले जाने लगते हैं, पर तभी वो डॉक्टर श्रीन के पास आकर उनसे कहता है कि पूरी जिंदगी अपने पुराने गुनाहों को याद करने से अच्छा है कि मैं नई यादों के साथ मरना चाहता हूँ। जिसके बाद फिर एंड्रू वहाँ से चला जाता है। और अब ये बात सुनकर डॉक्टर श्रीन समझ जाते हैं कि एंड्रू ने उनके सामने फिर से याददाश्त खोने का नाटक किया था, जबकि उसे सब कुछ याद है, लेकिन वो अपनी पुरानी यादों के साथ नहीं जीना चाहता, इसीलिए वो अपनी मर्जी से याददाश्त मिटाना चाहता है। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है।